तो आगे इसमें इसके अलैंगिक जनन की एक विधि तो हमने पढ़ ली है ना। अब दूसरी विधि क्या पढ़ेंगे, हेटेरोसिस्ट का अंकुरण, है ना। आगे लिखिए। हेटेरोसिस्ट के अंकुरण द्वारा, ठीक है। हेटेरोसिस्ट के अंकुरण में लिखिए, विशेष परिस्थितियों में हेटेरोसिस्ट भी क्या कर देती है, बीजाणुओं की तरह व्यवहार करने लग जाती है। विशेष परिस्थितियों में हेटेरोसिस्ट बीजाणु के रूप में कार्य करने लगती है। ये एस लिखा है ना, हेटेरोसिस्ट तो बीजाणु क्या करता है, नए जीव का निर्माण। ठीक है, निम्न ताप पर, कभी कभी इसको लैब में भी देखा गया है। यानी कि लिख लीजिए, प्रयोगशाला में निम्न ताप उपचार निम्न ताप उपचार के बाद संवर्धन द्वारा, यानी कि उसे पोषण दिया जाता है ना, संवर्धन द्वारा नया नॉस्टॉक ट्राइकोम बनता है। ठीक है, टेम्परेचर कम कर दिया उसका और फिर उसके बाद उसको संवर्धन दिया। संवर्धन का मतलब पोषक माध्यम, खाना पीना, रहन सहन, मेंटेनेंस जो दिया जाता है उसे संवर्धन माध्यम, है ना। आगे पढ़ोगे आप सेकेंड ईयर में, पूरा बायोटेक्नोलॉजी का पूरा संवर्धन माध्यम याद करना पड़ेगा। कितना कार्बोहाइड्रेट, कितनी मात्रा में, कितने फैट, कौन कौन से केमिकल्स कब कैसे डाले जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये नया ट्राइकोम बनाएगी और फिर धीरे धीरे क्या करेगी, पूरी कॉलोनी बना देगी। ठीक है, उसके बाद ये आगे लिखिए, अंतः बीजाणु द्वारा, ये मिटा दो ना। तो इसमें लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, अंतः बीजाणु जो अंदर की तरफ बनता है उसे कहते हैं अंतः बीजाणु। इसमें लिखिए, हेटेरोसिस्ट की आंतरिक संरचनाएं, यानी उसका आंतरिक जो भी भाग है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे उसमें, है ना, जीव द्रव्य वगैरह जो भी है, वो आंतरिक संरचनाएं क्या हो जाती हैं, बट जाती हैं, नए नए अंतः बीजाणु बना देती हैं। विशेष संरचना बनाती है जिन्हें अंतः बीजाणु कहते हैं। जो क्या है, अंतः बीजाणु है।
ठीक है। और ये अंतः बीजाणु क्या होते हैं? जब भित्ति फट जाएगी, है ना, हेट्रोसिस्ट की भित्ति फटने से क्या होगा? एंडोस्पोर बाहर आ जाएंगे, स्वतंत्र हुए एंडोस्पोर्स, यानी कि अंतः बीजाणु नया ट्राइकोम बना देते हैं। नए ट्राइकोम बनाने लग जाएंगे। ये उसके बाद अब आगे क्या आएगा? इसका जीवन चक्र। ठीक है, इसको एक बार बता देती हूं मैं, जैसे तुम्हें समझ में आ जाए। यहाँ लिखो हेट्रोसिस्ट, और ये क्या हो गया? एंडोस्पोर, और ये भित्ति गई फट, तो ये क्या बन गया? न्यू ट्राइको, नया तंतु बन गया उस पर। उसके बाद इसका जीवन चक्र पढ़ेंगे, और जीवन चक्र पढ़ते ही ये हो गया फिनिश। ठीक है, फिनिश मतलब टॉपिक फिनिश हुआ है, नॉन स्टॉप नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई भक्त प्रहलाद। ठीक है, इसको बनाओ। ललतेश लिख लिया? ठीक है, तो डायग्राम बना देती हूँ अब इसका, है ना। देखो, जीवन चक्र में कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है इसमें। ठीक है, जैसे यहां आपने लिखा नॉस्टॉक, तो पहले इसमें लिखिए नॉस्टॉक किससे होता है? विखंडन से बनेगा नया। और दूसरा तरीका उसमें क्या है? हार्मोगोनिया द्वारा बनेगा। हार्मोगोनिया द्वारा बनेगा। यहाँ ये हेट्रोसिस्ट द्वारा बनेगा, या अंतः बीजाणु द्वारा बनेगा। है ना, या फिर इसका तीसरा तरीका क्या है? एकाइनीट द्वारा। बस ये हो गया इसका जीवन चक्र। यहां लिख लीजिए इसमें जीवन चक्र। ठीक है, ये इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल हो गया। ठीक है, तो नॉस्टॉक का कंप्लीट हम लोगों ने लाइफ साइकिल वगैरह पढ़ लिया। उसके बाद ये एग्जाम्पल ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक दोनों ही क्या थे? साइनोफाइसी के थे ना, तो ये हो गए आपके कंप्लीट। ठीक है,
अब अगला शुरू क्या होगा, वाउचेरिया, ठीक है। और वाउचेरिया के बाद क्या आएगा, फिर आप लोगों की अगर अपडेट आ जाती है तो फिर जो रह गया है उसको आप छोड़ देना याद करने के लिए, बाकी पढ़ना पूरा ही है, ठीक है। छोड़ा गया हो या नहीं छोड़ा गया हो, सिलेबस आज इस साल के लिए ही तो थोड़ा डिस्टर्ब किया गया है कोरोना के चलते, लेकिन चीज तो सारी पढ़नी है, ठीक है। तो पढ़ना तो पूरा ही है। तो आगे लिखिए इसमें फिर वाउचेरिया, वॉल्वॉक्स, कारा, कुछ चीजें कभी नहीं हटती। जैसे अभी सेकेंड ईयर का सिलेबस था उसमें भी देखना कुछ चीजें कभी नहीं हटती, जैसे मार्सिलिया है, उसके बिना टेरिडोफाइट कंप्लीट ही नहीं है तो वो कैसे हटेगा। जैसे अभी अपना टॉपिक क्या आ गया, नॉस्टॉक, ये नहीं हटेगा। वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स हट ही नहीं सकता, क्यों, मतलब हटने को हट सकता है पर उसको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि भाई कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनके बिना फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो। अल्टरनेट चीजें हटाई जा सकती है, मुख्य कैसे हटाएंगे। तो इसलिए निश्चिंत होकर के सब पूरा सिलेबस पढ़ते जाना है अपने को। हेडिंग डालिए वॉल्वॉक्स, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका वर्गीकरण, ठीक है। देखो भाई, वॉल्वॉक्स को लेकर के ना फ्रिश और स्मिथ, दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही क्या पढ़ा है, स्मिथ का पढ़ा है ना, तो हम लोग इसमें जो वर्गीकरण लिखेंगे वो स्मिथ के द्वारा दिया गया ही पढ़ेंगे, ठीक है। जो थोड़ा अंतर है वो मैं आपको बता दूंगी कि फ्रिश ने क्या अंतर किया है, बाकी पेपर में आप लोगों को स्मिथ का ही फॉलो करके आना, ठीक है। तो उसमें लिखिए, पहले लिखिए क्या आएगा, सबसे पहले विभाग, यहाँ लिखिए वर्गीकरण, वर्गीकरण में सबसे पहले क्या आएगा, विभाग, जंतु होते तो प्रभाग, वहां फाइलम होता है और बॉटनी में डिवीजन होता है, याद रखना। प्रभाग के बाद अगला क्या आएगा, वर्ग, गण, कुल और वंश। तो आगे लिखिए विभाग, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा के बाद क्लोरोफाइसी, उसके बाद आगे लिखिए वॉल्वोकेल्स, वॉल्वोकेल्स, वॉल्वोकेल्स के ये हो जाएगा फैमिली है इसकी वॉल्वोकेसी, वॉल्वॉक्स, ठीक है। और यहाँ वर्गीकरण, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना स्मिथ के अनुसार, जो फ्रिश ने दिया है ना उसमें थोड़ा सा ही अंतर है, देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हारी जानकारी के लिए। फ्रिश ने क्या किया, क्लोरोफाइटा की जगह इसको रखा थैलोफाइटा, क्योंकि थैलोफाइटा मतलब थैलस, थैलस का मतलब सुकाए, यानी कि वो पौधे जिनका जो शरीर है वो जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाओं में विभेदित नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, थैलस, ठीक है। तो उसे क्या कह दिया, थैलोफाइटा में रख दिया, उन्होंने इस तरीके से वर्गीकरण किया था। दूसरा इसकी जो फैमिली थी उसको रख दिया स्फिरेलेसी, वॉल्वोकेसी की जगह स्पिरेलिस, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। अब उसके बाद इसके लिखेंगे क्या, प्राप्ति स्थल, और इसके मुख्य
अलग लक्षण क्या थे? और स्पिरुलिनेसी में क्यों रखा? फ्रिश ने उसका कारण था, फ्रिश ने ये कहा थैलोफाइटा में तो इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो पौधा है इसमें कोई जड़ तना पत्ती जैसी संरचना तो है नहीं है ना। थैलोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा इस तरीके से दो बनाए गए। दूसरी चीज स्पिरुलिनेसी में इसलिए क्योंकि ये कॉलोनी में रहता है और वो कॉलोनी भी गतिशील होती है, बहता रहेगा, चलता रहेगा, कहीं ना कहीं एक जगह पर नहीं रहता है। समझ आई बात? लेकिन वोल्वोकेसी में स्मिथ ने रख दिया था फिर बाद में। ठीक है, तो आप एग्जाम में पूछा जाए तो ये फॉलो करके आओगे। ठीक है, बाकी का कल।